हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद मी चैनल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अभी हम प्रैक्टिस सेट आपका सॉल्व करा रहे हैं रीतिकाल से संबंधित। तो आज हमारा ये 40वां प्रैक्टिस सेट है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो रीतिकाल से संबंधित जो भी कवि थे, जो भी रचनाकार, रीति ग्रंथकार, तो उनसे संबंधित हम क्वेश्चन करा रहे हैं। तो अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। तो आपके एग्ज़ाम्स में अब तो नवंबर शुरू हो चुका है, ठीक है। तो आज 3 तारीख है। तो ज़्यादा दिन आप में एग्ज़ाम्स में बाकी नहीं है, लगभग अप्रॉक्स 1 मंथ है, ठीक है। 1 मंथ चलिए, बस आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। तो 2 बजे हमारे साथ रोज़ जुड़ जाया करिए। एक अच्छी प्रैक्टिस सेट के लिए रोज़ 2 बजे आप जुड़ जाया करिए। तो अभी तो रीतिकाल समाप्त होने के बाद हम आधुनिक काल की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो आधुनिक काल के बाद जो उसमें गद्य विधाएँ हैं, तमाम प्रकार की गद्य विधाएँ हैं, उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर आधुनिक काल में भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद है, छायावादोत्तर है, प्रयोगवाद है, प्रगतिवाद है, ठीक है, प्रपद्यवाद है, नवगीत है, अकविता है। ऐसे बहुत से, उसके बाद पत्रकारिता की तरफ चलेंगे हम। ठीक है, संस्कृत साहित्य से भी रिलेटेड जो एलटी ग्रेड का आपने सिलेबस देखा होगा, तो उसमें संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण से संबंधित जो सिलेबस में दिया गया है उससे भी संबंधित कुछ कवि हैं। तो जैसे भास की रचनाएं, भारवी की रचनाएं, कालिदास की रचनाएं, ठीक, भवभूति की ये सब रचनाएं मैं आपको 3 से 4, हाँ 3 से 4 क्लास या 3 से 4 प्रैक्टिस सेट में संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं करवा दूंगा, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक। तो अभी हम रीतिकाल के क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए, आपको जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगे उसको आप नोट कर लिया करिए, ठीक है। या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या तो पेन कॉपी लेकर बैठा करिए, तो नोट कर लिया करिए और अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौका है। 636 पद हैं एलटी ग्रेड में हिंदी के लिए, ठीक है। और फॉर्म्स काफ़ी फिल हुए हैं, ठीक है। फॉर्म्स जो है काफ़ी फिल हुए हैं, 1 लाख के समथिंग हैं। तो अच्छे से, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, पेपर के ऊपर डिपेंड करता है तो कि कैसे कट ऑफ जाएगी। बस आपको अच्छे से तैयारी करनी है। डीप क्वेश्चन, ऊपरी क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि जो आप सोचते हैं कि एलटी ग्रेड है तो ऊपरी सतह से क्वेश्चन पूछेंगे। आप एलटी ग्रेड 2018 का मैंने जो पेपर सॉल्व कराया है उसमें आपने देखा होगा कि आयोग ने जो है डीप क्वेश्चन भी पूछे हैं, ठीक है, रचनाओं के अंदर से। जैसे ये कथन किसका है, इसमें कितने पात्रों के बारे में, तो ये सब नेट लेवल के क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आयोग पूछ रहा है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं, वो भी पढ़ने हैं अच्छे से। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, देरी ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, बताइए। 99 की निम्नलिखित में से सत्य या सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन है मधुसूदन दास का, अर्थात बताइए कौन सी रचना किसकी नहीं है, ठीक है। तो मधुसूदन रचनाएं और उसका प्रकाशन वर्ष, ठीक है। देखिए रीतिकाल में आपको 3 4 चीजें अवश्य याद कर लेनी है। पहले तो रचनाओं, रचनाकार के नाम, और और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कौन से जो रचनाकार हैं, किस कौन से आश्रयदाता के संरक्षण में रहे हैं, मतलब कौन से आश्रयदाता के यहाँ रहे हैं और किस आश्रयदाता के लिए कौन सी रचनाएं की हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद कर लेने हैं, खासकर रीतिकाल में। रीतिकाल में ही ऐसी चीज़ें हैं। चलिए तो बताइए, मधुसूदन दास का रामाश्वमेध, कृष्णदास की भाषा भागवत, ठीक, सी नवल सिंह कृत भाषा सप्तशती, और डी श्रीधर पाठक का जंगनामा। बताइए कौन सी रचना। सेशन को शेयर करते रहा करिए, ठीक है, सेशन को शेयर करते रहा करिए। जो भी नए छात्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। 2 बजे आपकी क्लास होती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन क्लास की मिलती रहेगी पहले से ही। तो अब वीडियोस को लाइक भी कर दिया करिए, ठीक है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस सेट चल रही है। बस आपको हर एक क्वेश्चन को देखना है, अच्छे से आंसर करना है, जो गलत होगा उसको नोट कर लेना है या रिवीजन करना है, क्योंकि वीडियोस जो है आपकी इस चैनल पे रहेंगी, तो आप जाके प्लेलिस्ट में हमारे देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। चलिए तो आंसर की तरफ चलते हैं कि मधुसूदन दास का रामाश्वमेध, ये इनकी रचना है, हाँ भाई है, तो ये नहीं होगा, ठीक। कृष्णदास की भाषा भागवत, ये भी इनकी रचना है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। नवल सिंह कृत भाषा सप्तशती, ये भी इनकी रचना है,
ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा? श्रीधर पाठक का जंगनामा। देखिए रच श्रीधर पाठक का जंगनामा किसकी है? श्रीधर की है, ना ना कि पाठक की। श्रीधर पाठक जो है वो जो है आधुनिक काल के कवि हैं, ठीक है। तो जंगनामा किसकी है? सिर्फ और सिर्फ श्रीधर की। जंगनामा किसकी है? जंगनामा किसकी है? तो सिर्फ और सिर्फ श्रीधर की, पाठक की नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, सब क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो श्रीधर जंगनामा किसकी है? श्रीधर की है। किसकी है? श्रीधर की, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? डी ऑप्शन सही होगा। श्रीधर पाठक नहीं, श्रीधर पाठक आधुनिक काल के कवि हैं, ठीक है। उनकी रचनाओं के बारे में आपको पता होगा। एकांतवास योगी है, ठीक है। श्रांत पथिक है, उजड़ ग्राम है, ऐसी रचनाएं हैं। जब अभी आधुनिक काल की तरफ हम चलेंगे तो श्रीधर पाठक का बहुत योगदान है, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि रामचंद्र शुक्ल का रीतकाल के संदर्भ में असत्य कथन है, बताइए कौन सा है? ए प्रबंध काव्य की उन्नति हुई, बी फुटकल पद्य लिखे गए, सी ज्ञानोपदेशक रचनाएं हुई, डी भक्ति और प्रेमपूर्ण विनय पद लिखे गए। सेशन को शेयर करते रहा करिए, ठीक। और जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। जो भी आपको आपका गलत हो रहा है, आपको सही गलत जो भी पता है, कमेंट करके आप आंसर किया करिए, ठीक है। ये नहीं कि हमको नहीं पता है तो गलत हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, सीखने को ही मिलेगा। तो आपको बस आंसर करना है कमेंट करके। चलिए बताइए। रीतिकाल के संदर्भ में असत्य कथन है, प्रबंध काव्य की उन्नति हुई, फुटकल पद्य लिखे गए, सी ज्ञानोपदेशक रचनाएं हुई, डी भक्ति और प्रेमपूर्ण विनय पद लिखे गए। चलिए रामचंद्र शुक्ल के ये जो क्वेश्चंस हैं रामचंद्र शुक्ल की बुक से मैंने रखे हैं, ठीक है। उनकी थ्योरी की बुक से एक एक लाइन पढ़ के फिर ये क्वेश्चन रखे, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इससे आपकी रामचंद्र शुक्ल की बुक पूरी तैयार हो जाएगी, ठीक है। लेकिन थ्योरी बुक आप जरूर एक बार पढ़िएगा, लेकिन ये थ्योरी की बुक से ही उठाए ये सब क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा। प्रबंध काव्य की उन्नति हुई, रीतकाल के संदर्भ असत्य कथन है, तो भाई फुटकल पद्य लिखे गए, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का असत्य कथन बताइए। फुटकल पद्य लिखे गए, हाँ ये उन्होंने कहा था। ज्ञानोपदेशक रचनाएं हुई, ये भी उन्होंने कहा था, ठीक है। भक्ति और प्रेमपूर्ण विनय पद लिखे गए, ये भी उन्होंने कहा था। तो कौन सा नहीं कहा था? तो वो कहा था प्रबंध काव्य की उन्नति हुई। तो ऐसा कुछ नहीं उन्होंने कहा था, ठीक है। ठीक है, तो ए ऑप्शन गलत होगा। कौन सा? ए ऑप्शन गलत होगा। चलिए, मतलब इस 100 का आंसर जो होगा ए, 100 का ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए रीतिकाल का क्षेत्र उतना सबसे बड़ा था, भक्तिकाल भाई वो तो समाप्त हो चुका है। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें मैंने कराए हैं। तो जो भी नए छात्र हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हमारी रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं, अच्छे से उसको सॉल्व करिए, अपना मूल्यांकन करिए, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 101 की तरफ। रीतिकाल के सूक्तिकार नहीं है, बताइए रीतिकाल के सूक्तिकार नहीं है, कौन नहीं है? वृंद, गिरिधर, गाग या रहीम। तो रीतकाल के सूक्तिकार इनमें से कौन नहीं है, बताइएगा। वृंद, गिरिधर, गाग या रहीम। तो रीतकाल के सूक्तिकार कौन नहीं है? वृंद हैं, गिरिधर हैं, गाग हैं या रहीम हैं। चलिए, तो सूक्तिकारों की बात हो रही है, सूक्तिकारों की बात हो रही है। तो वृंद जो है सूक्तिकार हैं, ठीक है, ये नहीं होगा। गिरिधर भी हैं, गाग भी हैं, तो रहीम नहीं है, ठीक है। रहीम जो है सूक्तिकार नहीं है। 101 का डी, 101 का डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस व्याख्यायित करने वाले होंगे मैं उन क्वेश्चन को व्याख्यायित करूंगा, और जो सिर्फ सीधे उत्तर देने वाले होंगे उसको आगे हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो उस पर टाइम देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब बताइए, कथन है, कथन है। चलिए, जो पुस्तकें यूं ही खुशामद के लिए आश्रित कवियों के रूढ़ि के अनुसार लिखी गई, जिनके नायकों के लिए जनता के हृदय में कोई स्थान न था, वे प्राकृतिक नियमानुसार प्रसिद्धि ना प्राप्त कर सकी, ठीक है। फिर क्या है? बहुत सी तो लुप्त हो गई। चलिए, कि उनकी रचनाओं में सच पूछिए तो कवियों ने अपनी प्रतिभा का अपव्यय ही किया है। उनके द्वारा कवियों को अर्थ सिद्धि भर प्राप्त हुई, यश का लाभ ना हुआ। शुक्ल का कथन किस काल के संदर्भ में है? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल।
बताइए, रामचंद्र शुक्ल का कथन किस काल के संदर्भ में है? पहली बात तो ये कथन जान लीजिए किसका है। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक। चलिए, अब किस काल से संबंधित है ये भी जान लीजिए। किस काल से संबंधित है ये भी जान लीजिए। चलिए, तो काल के बारे में बता रहे हैं। ये है रीतिकाल से संबंध। ठीक ठीक है। शुक्ल का कथन है। शुक्ल ने यह कथन रीतिकाल से के बारे में कहा है। ठीक है। खुशामद के बारे में जहाँ बात हो रही है, अर्थात आश्रयदाताओं के खुशामद के लिए, मतलब उनको खुश करने के लिए जो है रीतिकालीन कवि जो है रचनाएं करते थे। तो ऐसे जो है बातें आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल के लिए कही, अर्थात रीतिकालीन कवियों के लिए कही है। ठीक। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 103। चलिए, ये भी कथन से है कि यदि बिहारी ने जयसिंह की प्रशंसा में ही अपने 700 दोहे बनाए होते तो उनके हाथ केवल असरफियां ही लगी होती। प्रयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो बहुत ही अच्छा कथन है। बहुत ही अच्छा कथन है। बिहारी सतसई एक रचना है जिसका एक एक दोहा एक एक रत्न माना जाता है। ठीक है। बिहारी की एक एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। किसके बारे में उन्होंने ये कथन, किसने कहा है बिहारी के बारे में? बच्चन सिंह ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, कि नगेंद्र ने? बताइए। यदि बिहारी ने जयसिंह की प्रशंसा में ही अपने 700 दोहे बनाए होते तो उनके हाथ केवल असरफियां ही लगी होती। यह कथन किस आलोचक का है? बच्चन जी का है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, रामचंद्र शुक्ल का है, कि नगेंद्र का है? चलिए, तो आंसर की तरफ चलते हैं। 103 का आंसर होगा सी। 103 का आंसर होगा सी। शुक्ल जी ने कहा था। किसने कहा था? शुक्ल जी ने कहा था। किसके बारे में? बिहारी के बारे में शुक्ल जी का कथन है। ठीक। रामचंद्र शुक्ल। 103 का सी। 103 का सी। 104 की तरफ चलते हैं। राम प्रसाद निरंजनी ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, राम प्रसाद निरंजनी ने योग वशिष्ठ भाषा बहुत ही परिमार्जित गद्य में लिखी किस संवत में लिखी थी? पहली बात तो भाषा योग वशिष्ठ है। ठीक है। भाषा योग वशिष्ठ, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। भाषा योग वशिष्ठ है पूरी रचना का नाम। योग वशिष्ठ भाषा नहीं, भाषा, भाषा योग वशिष्ठ। ठीक। पूरी रचना का नाम ये है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो राम प्रसाद निरंजनी की। किसकी? राम प्रसाद निरंजनी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ। अब बताइए सन, बताइए इसका सन बताइएगा जल्दी जल्दी कमेंट करके। भाषा योग वशिष्ठ का सन। भाषा योग वशिष्ठ का सन बताइएगा। चलिए, सेशन को शेयर करते रहिए भैया, सेशन को शेयर करते रहिए। तो भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? राम प्रसाद निरंजनी की, जैसे कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। इसका सन होगा संवत, संवत 1798। कितना? 1798। ठीक। 1798 संवत 1798 है। ठीक। 104 का सी। 104 का सी है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 104 का सी संवत याद करिएगा। रचना किसकी है? राम प्रसाद निरंजनी की है। रचना का नाम क्या है? भाषा योग वासिष्ठ। ठीक। 1798 संवत। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ 105 की तरफ चलते हैं। विश्वनाथ सिंह ने, ठीक है, हिंदी का प्रथम नाटक जो है वो आनंद रघुनंदन को माना है। ठीक है। ये किस कालखंड में लिखा गया था? आनंद रघुनंदन विश्वनाथ सिंह के रचित है। आनंद रघुनंदन नाटक किसका है? तो विश्वनाथ सिंह का है। तो इसको हिंदी का प्रथम नाटक किस काल में माना गया था? भक्ति काल, रीति काल, भारतेंदु युग, कि द्विवेदी युग? बताइए। तो चलिए, देरी ना करते हुए आंसर की तरफ चलते हैं। वो है रीतिकाल। किसमें माना गया है? तो रीतिकाल में माना गया है। ठीक। रीतिकाल में। 105 का बी। 105 का बी। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 106 की तरफ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताइएगा। चलिए ऑप्शन है आपके सामने। रामायण महानाटक किसकी है? ये प्राणचंद्र चौहान की है, 1610 ईस्वी में। हनुमान नाटक किसकी है? हृदय राम की है। माधव विनोद नाटक ये किसकी है? माधव विनोद नाटक किसकी है? चलिए कमेंट करके बताइएगा। और डी है आनंद रघुनंदन। ठीक है, आनंद रघुनंदन। अभी आपको पता चला कि आचार्य विश्वनाथ सिंह की है। किसकी है? आचार्य विश्वनाथ सिंह की है। अब बताइए रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? चलिए तो आंसर की तरफ चलते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन नाटक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। चलिए और भी रचनाओं के 1610 ईस्वी है। ठीक है, प्राणचंद्र चौहान की रामायण महानाटक ये भी बहुत ही चर्चित रचना है। ठीक है, तो इसका सन और इसके जो है रचनाकार का नाम याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 107 की तरफ। अब बताइए प्रद्युमन विजय किसका नाटक है? बहुत ही अच्छा नाटक है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। प्रद्युमन विजय, प्रद्युमन विजय किसका नाटक है? गोकुलनाथ, विश्वनाथ, गणेश कवि की बनवारी? गोकुलनाथ, विश्वनाथ, गणेश कवि की बनवारी? गोकुलनाथ, विश्वनाथ, गणेश कवि या बनवारी? बताइए प्रद्युमन विजय किसका नाटक है? प्रद्युमन विजय किसका नाटक है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सेशन को शेयर करते रहिए भैया, सेशन को शेयर करते रहिए। और जो भी नए छात्र हैं वो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। आपकी आगे आने वाली वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। देखिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है निरंतरता के साथ। ये नहीं कि एक दिन प्रैक्टिस सेट देखा फिर 4 दिन गायब, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, रोज़ आप 2 बजे हमारे साथ जुड़ा करिए। पेपर में समय बहुत कम है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कितने फॉर्म फिल हुए हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है। तो आपको अभी सीरियस हो जाना है। बस आपको दो चीज़, प्रैक्टिस रिवीजन, यही दो चीज़ करनी है। उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन तय होगा। ठीक है, अब नई चीज़ों के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको कि नई बुक ले लेते हैं उसको ख़त्म कर डालते हैं। तो इतनी जल्दी कोई बुक ना ख़त्म होगी ना तैयार होगी। तो आप जो भी पुरानी चीज़ें हैं बस उसको आप प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, सिर्फ और सिर्फ विषय सूची के अनुसार, सिलेबस के अनुसार चीज़ें करिए। आपका सिलेक्शन तय है। ठीक, बस अच्छे से निरंतरता के साथ लगे रहिए। चलिए प्रद्युमन विजय नाटक किसका है? गोकुलनाथ, विश्वनाथ, गणेश कवि की बनवारी? तो प्रद्युमन विजय नाटक किसका है? तो वो है गणेश कवि का। किसका है? सी ऑप्शन है। किसका? सी ऑप्शन है गणेश कवि का। सी ऑप्शन गणेश कवि का है। ठीक, किसका है? गणेश कवि का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 108 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने सारे महाभारत की कथा दोहा और चौपाइयों में लिखी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने सारे महाभारत की कथा दोहों और चौपाइयों में लिखा है? विश्वनाथ, बनवारी, सबल सिंह या वृंद? किसने लिखा है भाई सारे महाभारत की कथा दोहा और चौपाइयों में किसने लिखी है? बताइए, विश्वनाथ ने, बनवारी ने, सबल सिंह ने या वृंद ने? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी अच्छे आंसर आ रहे हैं, बताइएगा कि सारे महाभारत की कथा दोहों और चौपाइयों में लिखा है विश्वनाथ ने, बनवारी ने, सबल सिंह ने या वृंद ने? किसने लिखी है महाभारत की कथा? चलिए विश्वनाथ के बारे में भी आपको पता है। और ये तीनों कवि, वृंद तो एक सूक्तिकार हैं। ठीक है, तो महाभारत की जो है कथा दोहा चौपाई में किसने लिखी है? तो लिखी है सबल सिंह ने। किसने? सबल सिंह ने। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, 108 का सी, 108 का सी, 108 का सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 108 का सी हो गया, 109 की तरफ चलते हैं। 109 की तरफ चलते हैं, बताइएगा सबल सिंह किसके दरबारी कवि थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबल सिंह, सबल सिंह की जो गणना होती है वो रीतिकाल के फुटकल कवियों में होती है। ठीक है, रीतिकाल के फुटकल कवियों में इनकी गणना होती है। अब बताइए अकबर हैं, शाहजहां हैं, औरंगजेब हैं कि बहादुर शाह हैं? सबल सिंह किसके दरबारी कवि थे?
अकबर के, शाहजहां के, औरंगजेब के कि बहादुर शाह के? चलिए आंसर कीजिएगा। सबल सिंह किसके दरबारी कवि थे? चलिए 109 का आंसर कीजिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी। तो सबल सिंह जो दरबारी कवि थे वो किसके थे? तो वो थे औरंगजेब के। किसके? औरंगजेब के। ठीक है, किसके दरबारी कवि थे? तो औरंगजेब के। सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो भी नए क्वेश्चन लगे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, या मैं हर क्लास में हर लेक्चर में आपको बताता हूँ कि पेन कॉपी लेकर बैठा करिए। आपको बस अच्छे से क्वेश्चन लिख लेने हैं, जो भी नए क्वेश्चन होंगे, इससे आपकी नई प्रश्नोत्तरी एक की श्रृंखला तैयार हो जाएगी, वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आपको पेन कॉपी, मैं तो कहूँगा पेन कॉपी लेकर बैठा करिए, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक, चलिए 110 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 110, ऋतु संहार का भाषानुवाद और रूप विलास पर पिंगल ग्रंथ लिखा था, बताइए किसने लिखा था? ऋतु संहार का भाषानुवाद और रूप विलास पर पिंगल ग्रंथ लिखा था, विश्वनाथ ने, बनवारी ने, सबल सिंह ने या वृंद ने? बताइए 110 का आंसर कीजिएगा। 110 का। ऋतु संहार का भाषानुवाद और रूप विलास पर पिंगल ग्रंथ लिखा था, विश्वनाथ ने, बनवारी ने, सबल सिंह ने या वृंद ने? किसने लिखा था? चलिए सेशन को शेयर करते रहिए भैया। आंसर की तरफ चलते हैं। तो किसने लिखा था? तो वो लिखा था हमारे सी, अर्थात सबल सिंह ने। औरंगजेब के दरबारी कवि थे ये। ठीक है, औरंगजेब के दरबारी कवि थे। महाभारत का दोहों और चौपाइयों में अनुवाद किया है, पूरा महाभारत इन्होंने दोहों और चौपाइयों में लिखा है। ठीक है, सबल सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 111, अब बताइए वृंद सतसई में कितने दोहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वृंद सतसई में कितने दोहे हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। कितने दोहे हैं बताइएगा, वृंद सतसई में कितने दोहे हैं? 700, 713, 719 की 724? वृंद सतसई किसकी रचना है? वृंद की रचना है। ठीक है, साफ साफ लिखा है। अब बताइए कितने दोहे हैं उसमें? कितने दोहे हैं वृंद सतसई में? कितने दोहे हैं? 700, 713, 719 की 724? 700, 713, 719 की 724? कितने दोहे हैं? चलिए ऑप्शन आपके सामने है, तो आंसर की तरफ चलते हैं। कितने दोहे हैं? 700 दोहे हैं। कितने? 700। ठीक है, 700 दोहे हैं। चलिए 112 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वृंद की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? वृंद की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? बताइए। वृंद सतसई, श्रृंगार शिक्षा, भाव पंचाशिका या शतरंज शतिका? चलिए ऑप्शंस पढ़ते ही आपको तुरंत क्वेश्चन का अंदाजा हो गया होगा। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ते ही आपको क्वेश्चन, ये सब इजी क्वेश्चन है, जो हिंदी साहित्य के छात्र हैं उनके लिए ये सब क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं। ठीक है, तो इसमें टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वृंद सतसई, श्रृंगार शिक्षा, भाव पंचाशिका या शतरंज शतिका? चलिए तो आंसर की तरफ चलते हैं। तो आंसर होगा इसका डी, शतरंज शतिका इनकी रचना नहीं है। अब आप लोग बताइए शतरंज शतिका किसकी रचना है? कमेंट करके बताइए शतरंज शतिका किसकी रचना है। चलिए 113 की तरफ चलते हैं। बताइए भाई किसके बारे में बात हो रही है? किसके बारे में यहाँ बात हो रही है कि ये हिंदू भावों और आर्य शक्ति की रक्षा के लिए बराबर युद्ध करते रहे। ठीक है, तिलक और जनेऊ की रक्षा में इनकी तलवार सदा खुली रहती थी। उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में है? तुलसीदास, भूषण, ठीक है, पद्माकर या गुरु गोविंद सिंह? किसके बारे में बात हो रही है बताइए।
तुलसीदास के देखिए, तिलक और जनेऊ की रक्षा में इनकी तलवार सदा खुली रहती थी। किसके बारे में बात हो रही है? तिलक और जनेऊ की रक्षा में इनकी तलवार सदा खुली रहती थी। तलवार बात हो गया भाई, तो तलवार बात हो गया तो एक ही लोग का नाम आएगा, और वो है गुरु गोविंद सिंह का। किसका? गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। वन 113 का डी ऑप्शन, 113 का डी ऑप्शन सही है। ठीक है, 113 का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 114वें की तरफ। तो 14वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पे है कि गुरु गोविंद सिंह की रचना नहीं है। चलिए बताइए, गुरु गोविंद सिंह की कौन सी रचना नहीं है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। गुरु गोविंद की कौन सी रचना नहीं है? कौन सी रचना इनमें से नहीं पूछा है? सुनीति प्रकाश, सर्व सोलह प्रकाश, प्रेम सुमार्ग या प्रेम सागर? तो कौन सी रचना उनकी नहीं है? गुरु गोविंद सिंह की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? सुनीति प्रकाश, सर्व सोलह प्रकाश, प्रेम सुमार्ग या प्रेम सागर? चलिए बताइए। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखिए, ये तीनों जो शुरू की रचना है, ये तीनों इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं भाई। सुनीति प्रकाश आपने सुना होगा, सर्व सोलह प्रकाश सुना होगा, प्रेम सुमार्ग थोड़ा नया है। ठीक है, ये दोनों तो आपने सुने ही होंगे, ये दोनों तो आपको रटा होगा, ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। हाँ, प्रेम सुमार्ग का नया नाम सुना होगा। ठीक है, तो प्रेम सागर इनकी रचना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। प्रेम सागर इनकी रचना नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। वन अब 115वें की तरफ चलते हैं। ठीक है, 115वें की तरफ। 115वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि गुरु गोविंद सिंह की रचना के संदर्भ में कौन सा सत्य है? ठीक है, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, ऐसे शब्दों पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, ये कि नहीं है, तो आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से, जो प्रश्न है उसको धैर्य के साथ पढ़ना है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। पेपर में जाके लोग जो है शुरू के कुछ चीज़ों को पढ़ लेंगे कि हाँ इसके बारे में पूछ रहा है, तुरंत आंसर की तरफ चले जाएंगे। फिर बाद में पता चलता है, जब लौटते हैं एग्जाम देने के बाद जब आते हैं, तो बाद में फिर क्वेश्चंस देखते हैं, वो आंसर की मिलाते हैं, तो लास्ट में जो नहीं शब्द रहता है वो छूट गया रहता है। फिर आपको फिर पछताने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको धैर्य के साथ पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आंसर जो है अच्छे से श्योर हो जाना है, फिर टिक करना है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, समय बहुत रहता है, पर्याप्त रहता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि कौन सी रचना के संदर्भ में सही है गुरु गोविंद सिंह की? बुद्धि सागर, चंडी चरित्र, बुद्धि चरित्र या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो इसमें में से आंसर होगा ए प्लस बी। कौन कौन सी उनकी है? एक चंडी चरित्र है, एक बुद्धि, और एक बुद्ध चंडी चरित्र है, एक बुद्धि सागर है। ठीक है, तो ए प्लस बी अर्थात डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा, उपरयुक्त में से एक से अधिक, उपरयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, दो रचनाएं हैं इनकी, उपरयुक्त में से एक से अधिक, 115वें का डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेशन को शेयर करते रहा करिए भाई। जो भी आपके साथी हैं, हिंदी साहित्य के जो भी छात्र हैं, वो जल्दी जल्दी जुड़ जाया करें। समय बहुत कम है, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए अच्छा है। 116वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जंगनामा का प्रकाशन किस संस्था ने कराया? जंगनामा का प्रकाशन किस संस्था ने कराया? कविता वर्धनी, नागरी पचाड़ी, साहित्य सम्मेलन या भारत जीवन प्रेस? जंगनामा का प्रकाशन किस संस्था ने कराया था? कविता वर्धनी, नागरी पचाड़ी, साहित्य सम्मेलन या भारत जीवन प्रेस? जंगनामा, अभी मैंने आपको पहला क्वेश्चन जो इस सेशन का था वो इसी से रिलेटेड था कि जंगनामा किसकी रचना है? श्रीधर की रचना थी कि श्रीधर पाठक की? तो श्रीधर की रचना है। श्रीधर पाठक जो है आधुनिक काल से संबंधित कवि हैं। ठीक है, तो बताइए जंगनामा का प्रकाशन किस संस्था ने कराया?
कविता वर्धनी ने, नागरी प्रचारिणी ने, साहित्य सम्मेलन ने, कि भारत जीवन प्रेस? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो किसने कराया था? नागरिक प्रचारिणी सभा ने। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? बी, 116वें का बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 117वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक प्रबंध काव्य लिखा जिसमें फर्रुख सियर और जहांदार शाह के युद्ध का वर्णन है? अभी इस रचना के बारे में मैंने आपको बताया, तो देरी ना करते हुए आंसर की तरफ चलते हैं। पहले ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग। पहला ऑप्शन है शिवराज भूषण, फिर जंगनामा, चंडी चरित्र या छत्र प्रकाश। तो बताइए, पहले ये चारों रचनाओं के रचनाकार का नाम भी आपको याद होना चाहिए। शिवराज भूषण किसकी है? बताइए, शिवराज भूषण किसकी है? तो भूषण की रचना है। जंगनामा अभी श्रीधर की रचना है। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की रचना है। और छत्र प्रकाश जो है वो गौरीलाल पुरोहित की रचना है। ठीक है, तो हर रचनाओं के रचनाकार आपको जबान पे याद होने चाहिए। ठीक है, इतनी तैयारी तो आपकी होनी ही चाहिए। चलिए, तो किसके बारे में वर्णन, देखिए ये क्वेश्चन है कि इस रचना के अंतर्गत कौन सी चीजें आई हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं क्योंकि आयोग अब ऐसे क्वेश्चन पूछने लगा है। ठीक है, कि इस रचना से संबंधित तथ्य कौन कौन से हैं, तो तथ्यों को भी जानना आपको जरूरी है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। कौन सा होगा? बी, जंगनामा। ठीक है, बी होगा जंगनामा। श्रीधर कृत जंगनामा में जो है बहादुर शाह, अरे जहांदार शाह और फर्रुख सियर के युद्धों का वर्णन किया गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा वर्णन श्रीधर ने किया है जंगनामा कृति में। ठीक है, चलिए, तो 117वें का बी ऑप्शन सही होगा। 118वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाल कवि का वास्तविक नाम क्या था? चलिए यही अभी 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 ये जो पिछला जो क्वेश्चन था छत्र प्रकाश, तो किसकी रचना है? गोरेलाल पुरोहित। और जिसका उपनाम क्या है? लाल कवि। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, कि लाल कवि का वास्तविक नाम क्या था? भोलेनाथ पुरोहित, गोरेलाल पुरोहित, छत्रसाल पुरोहित या लल्लू लाल पुरोहित? चलिए तो आंसर की तरफ चलते हैं। तो लाल कवि का वास्तविक नाम था, अभी मैंने आपको बताया, वो है गोरेलाल पुरोहित। ठीक है, 118वें का बी, 118वें का बी ऑप्शन सही होगा। 118वें का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब 119वें की तरफ चलते हैं। विष्णु विलास किसकी रचना है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी रचना है। चलिए बताइए, विष्णु विलास किसकी रचना है? घनानंद की, लाल कवि की, बेताल की रसनिधि की? विष्णु विलास किसकी रचना है? विष्णु विलास किसकी रचना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। सेशन को शेयर कर दिया करिए भाई। ठीक है, और जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर किया करिए। विष्णु विलास किसकी रचना है? घनानंद की, लाल कवि की, बेताल की रसनिधि की? तो बी ऑप्शन सही होगा। क्या? बी ऑप्शन, लाल कवि की। विष्णु विलास किसकी रचना है? तो लाल कवि की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? तो लाल कवि की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 120वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए, तो क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं हमारे। ठीक है, तो आज के सेशन के जितने भी क्वेश्चन थे सब समाप्त हो चुके हैं। ठीक, आज के सेशन के हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। तो अभी आपको पता है हम रीतिकाल से संबंधित चीजें करा रहे हैं। ठीक है, रीतिकाल से संबंधित चीजें हैं, रीतिकाल, रीतिकाल का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं। तो रीतिकाल का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, इसको तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, तीन भागों में बांटा गया है आचार्य शुक्ल के द्वारा। ठीक है, इन तीनों भागों का नाम देखिए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे आदिकाल को कितने भागों में बांटा गया, तो चार भागों में। ठीक है, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया, तो छह भागों में। ठीक है, रीतिकाल को तीन भागों में। ठीक है, तो तीन भाग कौन कौन से हैं? पहला, तो सबका पहला भाग का नाम आता है, वो आता है, पहले भाग का नाम सामान्य परिचय। ठीक है, पहले भाग का नाम आता है सामान्य परिचय। ठीक, तो हर काल के पहले भाग का नाम सामान्य परिचय रहेगा भाई, आप लोग आप ये जान लीजिए। दूसरा है रीतिकाल के ग्रंथकार कवि। ठीक है, और उसी के अंतर्गत तीनों आ जाएगा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिकाल के
ग्रंथकार कवि। तीसरा है रीतिकाल के अन्य कवि। अर्थात रीतिकाल की फुटकल रचनाएं इससे संबंधित है, ठीक है, रीतिकाल के अन्य कवि, अर्थात रीतिकाल की फुटकल रचनाएं, ठीक। चलिए, तो ये हो गया तीन। तीनों जान लीजिए, सामान्य परिचय, रीतिकाल के ग्रंथकार कवि, रीतिकाल के अन्य कवि, ये तीन खंड है रीतिकाल के अंतर्गत, ठीक है। इन्हीं तीनों से क्वेश्चंस मैं अभी आपको करा रहा हूँ। तो रीतिकाल में अभी दो तीन प्रैक्टिस सेट और लगेंगे समाप्त होने में, ठीक है। अब उसके समाप्ति की ओर है। फिर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही दिलचस्प काल की तरफ चलेंगे, वो है आधुनिक काल, ठीक है। आधुनिक काल को आचार्य शुक्ल ने गद्य काल नाम से अभिहित किया है, जिसका समय है 1900 से 1984। देखिए, सबका समय आपको याद रहना चाहिए। जैसे आदिकाल का समय कितना है, तो 1050 से 1375 संवत तक, ठीक है। भक्ति काल का कितना है, तो 1375 से 1700 संवत तक, ठीक है। और रीति काल का कितना है, तो 1700 संवत से 1900 संवत तक। और लास्ट आता है गद्य काल अर्थात आधुनिक काल, तो वो है 1900 से 1984, ठीक है। तो सब कालों के जो है रचना मतलब रचना काल जो है वो आपको रटे हुए होने चाहिए। चलिए, ये सब इजी क्वेश्चन है। तो सामान्य परिचय के अंतर्गत जो हमने क्वेश्चन कराए थे, उसमें आपने देखे थे कि शुरू शुरू में, देखिए शुरू रीतिकाल का, जैसे आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है, तो चिंतामणि त्रिपाठी को माना है, ठीक है। चिंतामणि त्रिपाठी। और उसी प्रकार केशव ने, देखिए दो प्रस्तोता हैं, दोनों आपको याद करना है, वो दो ही लोग हैं। आचार्य शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है, तो किसे माना है, चिंतामणि को। और नगेंद्र ने किसे माना है, तो केशव दास को, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद लिख लेनी है। ये दोनों चीजें आपको याद कर लेनी है कि आचार्य शुक्ल ने किसे माना है और नगेंद्र ने किसे माना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट रचना है रामचंद्र का, ठीक है, 39 प्रकाशों में विभक्त है, केशव दास की रचना है। तो उसके अंतर्गत उसका प्रकाशन वर्ष जो है, कितने प्रकाश हैं, ये सब चीजें आपको याद कर लेनी है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, किसके अनुसार, रामचंद्र रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन है, चिंतामणि त्रिपाठी हैं। कौन है, चिंतामणि त्रिपाठी, ठीक। और दूसरा क्या है, नगेंद्र। दूसरा क्या है, नगेंद्र के अनुसार कौन है, तो वो है केशव दास। दूसरा है नगेंद्र के अनुसार केशव दास, ठीक। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतामणि है, नगेंद्र के अनुसार केशव दास हैं। चलिए, तो दो चीजें हो गई, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों चीजें आप नोट कर लीजिएगा। दोनों चीजें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो देखिए, रीतिकाल में जो तीन कुछ कवियों ने, देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, नगेंद्र ने, इन्होंने जो कालों में बांटा है, मतलब खंडों में, देखिए जो रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, ये तीनों काल में बांटा गया है। रीति सिद्ध में सिर्फ एक कवि हैं, वो है बिहारी लाल, ठीक है। रीति सिद्ध में सिर्फ एक कवि हैं, वो है बिहारी लाल। और इनकी एकमात्र रचना है, वो है बिहारी सतसई। चलिए, और रीति मुक्त में घनानंद हैं, बोधा हैं, आलम हैं, ठाकुर हैं, ये सब रीति मुक्त के कवि हैं। अभी हम घनानंद से क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। घनानंद किस संप्रदाय में जाकर दीक्षित हो गए, तो निम्बार्क संप्रदाय में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अभी हम कराएंगे आपकी प्रैक्टिस सेट में। तो रीतिकाल की जो फुटकल कवि थे, अभी आपने सबल सिंह के देखा, उनसे जितने इम्पोर्टेंट चीजें थी, तीन चार चीजें, कि किसके आश्रय में रहते थे, किसके दरबारी कवि थे, तो औरंगजेब के थे, ठीक है। और महाभारत का अनुवाद, मतलब महाभारत को उन्होंने दोहों और पूरे महाभारत को
दोहों और चौपाइयों में किसने लिखा है? तो सबल सिंह ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? सबल सिंह ने। अवृंद सतसई में कितने दोहे हैं? ठीक है, तो 700 हैं। ठीक, तो ऐसे ऐसे और जो इम्पोर्टेंट कथन, देखिए कथन से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, उसको स्किप नहीं करना है कि उसको देख के फिर आगे बढ़ लेना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। कि और हर कथन ये नहीं है कि शुक्ल जी का ही है। अब आयोग जो है हर आलोचकों से कथन रखने लगा है, क्वेश्चन रखने लगा है, तो हर क्वेश्चन, हर कथनकार का कथन अच्छे से पढ़ लेना है कि इसके कथन कौन है, कथनकार कौन है। सिर्फ शुक्ल जी पे टिक करके नहीं आना है। ठीक, चलिए, तो आज का प्रैक्टिस सेट अभी हमारे कितने क्वेश्चन हुए थे? 120 क्वेश्चन हो चुके थे। अब अगले फिर 121 से हम जो है कंटिन्यू करेंगे कल फिर। तो आपको 2 बजे जो है जुड़ लेना है। ठीक है, कितने बजे? 2 बजे आप जुड़ जाया करिए हमसे। रीतिकाल समाप्त होने के बाद आपको मैंने बताया, देखिए गद्य के विकास की तरफ भी चलेंगे इसके बाद जो है, गद्य के विकास की तरफ, जिसमें इंसान ना खा, लल्लू लाल, सदर मिश्र और सुरत मिश्र, ठीक है, सदा सुखलाल हैं। ठीक है, तो ये सब अभी इनके रचनाएं बाकी हैं, इनका क्या क्या योगदान है, इनकी किस प्रकार की भाषा शैली है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, और व्याकरण जो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है, व्याकरण, तो उस पे भी आप, उससे भी अभी टाइम है, तो उससे भी हम संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे 10 बस प्रैक्टिस सेट में पूरे व्याकरण जो है कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, 10 प्रैक्टिस सेट में पूरा व्याकरण अच्छे से कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, व्याकरण के लिए मैंने आपको बुक बताया था कि जो ऑथेंटिक बुक होती है वो वासुदेव नंदन की होती है। ठीक है, तो आप जो है अब जो है अच्छे से प्रैक्टिस करिए हमारे साथ, और जो है मॉक भी देने शुरू कर दीजिए अब। ठीक है, मॉक देने से आपका जो है स्कोर, आपको आपका मूल्यांकन होगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो 2 बजे हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, फिर मॉक दीजिए। बस आपको जितनी प्रैक्टिस कर पाए उतनी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आपका स्कोर में सुधार होगा। ठीक है, आपको अपना मूल्यांकन होगा, तो प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। देखिए, आपको हर दिन का अपना-अपना शेड्यूल जो है फिक्स कर लेना है कि आज मुझे आदिकाल खत्म करना है, आज मुझे भक्ति काल खत्म करना है, इतने पेजेस खत्म करने हैं, इतना प्रैक्टिस सेट खत्म करना है। अगर आप इस नियमितता से चलेंगे, ठीक है, इस नियमित रूप से चलेंगे, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। तो चलिए, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल जो है 2 बजे मिलेंगे। ठीक है, 2 बजे आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाया करिए स्टडी विद मी चैनल पर। तो जो भी नए छात्र हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करिए, और आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। चलिए, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, टाइम बहुत कम है, अप्रॉक्स 1 मंथ है। तो फिर 2 बजे कल फिर मिलते हैं 121वें क्वेश्चन से। अब देखिए, रीतिकाल में जो है लगभग समाप्त हो चुका है। ठीक है, रीतिकाल लगभग समाप्त हो चुके हैं। जो भी क्वेश्चन, मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन छूटे, तो जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं वो हम आने वाली प्रैक्टिस सेट में हमने रखे हैं। तो आप रोज़ 2 बजे जुड़ा करिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी आपको क्वेरी हो, आप कमेंट करके बताया करिए कि सर ऐसे क्वेश्चन रखिए, ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।